नमस्कार, द हिट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हित किशोर शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। आरएसएस के स्वयंसेवक से लेकर मध्य प्रदेश में विधायक, मंत्री और अब राष्ट्रीय स्तर की भूमिका किस तरह से लाल सिंह आर्य देखते हैं और वर्तमान राजनीति जो है उसके विषय में इनका क्या सोचना है, इन तमाम विषयों को छूने के साथ साथ क्या पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं, मोर्चा किस तरह से काम कर रहा है, इन तमाम विषयों को छूने का प्रयास आज हम करेंगे। लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक शुरुआत का सवाल, यानी आरएसएस से राष्ट्रीय स्तर का एक जिम्मेदारी आपको मिली, किस तरह से देखते हैं सफर को? भारतीय जनता पार्टी में से पहले मैं संघ का 7 साल की उम्र में स्वयंसेवक था। पिताजी मजदूरी करते थे, बाबा जी जूता बनाते थे। कभी कल्पना नहीं थी कि हम राजनीति में भी कोई काम करेंगे, लेकिन संघ के काम करते करते, विद्यार्थी परिषद के काम करते करते मेरा प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में 17 वर्ष की उम्र में हो गया और तब से लेकर अभी तक 44 साल के राजनीतिक सफर में मैंने एक चीज अनुभव की है। 6 चुनाव लड़े हैं, मोर्चा, जिले के पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, महामंत्री, मंत्री और अब राष्ट्रीय पदाधिकारी तक, मंत्री तक मुझे कभी पार्टी से मांगना नहीं पड़ा। पार्टी ने खुद ही इन दायित्वों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी और मैंने भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए निष्ठापूर्वक, ध्येयनिष्ठ के साथ पार्टी के साथ पूरी ताकत से जहां तक पार्टी का विस्तार हो सकता है अनुसूचित जाति के क्षेत्र में, अनुसूचित जाति के बहुत बड़े वर्ग का पार्टी को कैसे लाभ मिले, इसके लिए निरंतर संगठनात्मक विस्तार, सरकारी योजनाओं को नीचे तक उतारना, हमारे जो करोड़ों लोग हैं जिन्हें लोग अपना महापुरुष मानते, उनकी जयंतियां, उनकी पुण्यतिथियां बड़े स्तर पर मनाने का काम ये लगातार हम कहीं ना कहीं करते रहते हैं। और मुझे लगता है एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मजदूर का लड़का भी राजनीति के किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है। एक नहीं, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में हजारों प्रमाण हैं और उसमें एक प्रमाण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक प्रमाण हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी और वर्तमान के राष्ट्रपति भी हैं। शिवराज जी किसान के बेटे और एक टीचर के बेटे, अभी हमारे मुख्यमंत्री देख लीजिए, एक छोटे से घर से निकलकर और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो कुल मिलाकर पार्टी विथ डिफरेंस, कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी में ये मूलभूत अंतर है। जहां कार्यकर्ता को प्राथमिकता मिलती है और कांग्रेस में, वहां एनडीए गठबंधन में वहां परिवार को प्राथमिकता मिलती है। बिल्कुल। अब चूंकि आप विपक्ष पर लगातार ये बात कह रहे हैं कि परिवार को प्राथमिकता वो देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं। इस वक्त कांग्रेस जो रुख अपनाए हुए है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उस मूवमेंट को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो गंभीर आरोप से अब तक घिरी हुई है, कितना सफल आपको विपक्ष दिखता है घिरने में और क्या वाकई में जनता उस आरोप पर भरोसा करते दिखती है? मुझे लगता है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश बदल गया है। एक समय सिद्धांत की राजनीति होती थी, गलतियां होने पर गलतियों को उजागर करने के लिए विपक्ष आंदोलन करता था, संघर्ष करता था। लेकिन वर्तमान परिवेश में कांग्रेस इंडी गठबंधन झूठ के पुलंदे लगातार पेश कर रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन ये झूठ की मशीन साबित हो गई। इसका एक बड़ा कलपुर्जा राहुल गांधी जी है, इंडी गठबंधन है। वोट की चोरी भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे। जहां उनकी कर्नाटक में सरकार बनती, वोट का आरोप नहीं लगता चोरी का। जहां उनका तेलंगाना में सरकार बनती, वोट का आरोप नहीं लगता चोरी का। उनके गठबंधन जम्मू कश्मीर बनता, आरोप नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी से हटके अगर कांग्रेस और आप पार्टी की सरकार बनती, वोट का आरोप नहीं लगता। लालू की सरकार कभी बनती, सपा की बनती तो वोट का आरोप नहीं लगता है। ममता बनर्जी की बनती, वोट का आरोप नहीं लगता।
लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने एक समय एक नहीं हजारों बूथ कैप्चर करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था, पाप किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब उत्तर मुंबई से चुनाव लड़े थे तो 74,000 वोट जो बैलेट पेपर थे उनको कैंसिल करके उनको लगभग 12,000 वोटों से हराने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसलिए वो लगातार ये मांग करते हैं कि किसी भी प्रकार से बैलेट पेपर फिर से आ जाए ताकि कांग्रेस इंडी गठबंधन के जो खूंखार लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, वो बूथ कैप्चर कर सके और कांग्रेस को जिता सके। और इसलिए कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक झूठ परोसती चली जाती है, लेकिन आने वाले समय में वो झूठ पकड़ा जाता है। इसलिए पकड़ा जाता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के ही 2 जगह वोट है और हिंदुस्तान की आम मतदाता ये कोशिश में है कि एक जगह वोट होना चाहिए। आम मतदाता की इच्छा, हर राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले की इच्छा होती है। चुनाव आयोग की इच्छा होती है कि 100% मतदान हो। जहां हिंदुस्तान के मतदाता ही नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले ही नहीं है, उनका राशन कार्ड बन जाता है, उनका वोटर लिस्ट बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है। एक तो देश के लिए खतरा, देश के आर्थिक संसाधनों पर बड़ा आक्रमण, और दूसरा जब फर्जी वोटर सूचियां होंगी तो वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का आरोप लगाकर अपने पापों को छुपाना चाहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार सरकार पर एक भी अंगुली उठाने का उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो वो कहते हैं कि नहीं साहब वहां तो 5 फाइटर जेट मरे हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कह जाता है पाकिस्तान के 6 मुड़ गए हैं। तो यानी कि पाकिस्तान की भाषा बोल के झूठ बोलना। इसी प्रकार से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक लोग जो वहां रहते हैं वो हिंदुस्तान में आते हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी, उसका विरोध करना। राम मंदिर बनता है तो उसका विरोध करना, धारा 370 खत्म होती है तो उसका विरोध करना। यानी कि कांग्रेस की जो छवि बनती जा रही है वो ये बनती जा रही है देश में कि हमको विपक्ष में रह के झूठ बोलकर सरकार को घेरना है, क्योंकि जो काम कांग्रेस ने नहीं किए हैं। 60 साल में कांग्रेस क्या 53 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं बना सकती, बैंक में खाता नहीं खोल सकती थी, केवल 13.25 करोड़ थे। क्या पक्के मकान कांग्रेस नहीं दे सकती थी? क्या शौचालय कांग्रेस नहीं दे सकती थी? क्या 5 लाख का बीमा कांग्रेस नहीं करा सकती थी? क्या किसानों को 6,000 रुपए नहीं दे सकती थी? क्या लाडली बहना कांग्रेस नहीं बना सकती थी? तो कुल मिलाकर कांग्रेस झूठे नारे देते आई, गरीबी हटाओ, वोट दो, हिंदू मुसलमानों को लड़ाते आओ, ये तो आपके खिलाफ है। तो नारों के, झूठे नारों के आधार पर वोट करवाने वाली कांग्रेस आज उसकी दुकान बंद हो गई है, उसके शटर डाउन है। इसलिए कैन पर कारण अपनी शटर डाउन वाली दुकान के शटर खोलने के लिए वो लगातार झूठ बोलती चली आ रही। बिल्कुल, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है, राष्ट्रीय स्तर पर ये जिम्मेदारी है। ऐसे में अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण के लिए मोर्चा द्वारा, सरकार द्वारा वर्तमान में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या उल्लेखनीय ऐसा है जो इस वक्त किया जा रहा है? स्वाभाविक है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब से लेकर अभी तक लगभग 55 साल से ज्यादा देश को आजाद हुए हो गए। इन 75 सालों में आम गरीब को अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए था, गरीबी रेखा खत्म ही हो जाना चाहिए था। लेकिन 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही तो उसने अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के नारे तो लगाए, योजना भी बनाई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर नीचे कभी नहीं पहुंची। आज नरेंद्र मोदी जी एक स्टेप नहीं, ऐसे कई स्टेप ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी योजनाएं गिनाई। उन योजनाओं में, गरीब कल्याणकारी योजना में 35% SC और ST के लोगों को मकान मिल रहे, राशन कार्ड मिल रहे, सीधा पैसा खाते में जा रहा है। और इसी प्रकार से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया है, इन योजनाओं में भी अनुसूचित जाति की महिलाओं और वर्गों को कहीं ना कहीं 30% से लेकर 40% तक लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। उनके जो महापुरुष थे, जिनकी कांग्रेस के समय में कभी उनकी जयंतियां नहीं मनाई गई, कभी उनके पुण्यतिथियां नहीं मनाई गई, उनको स्मरण नहीं किया गया, चाहे वो
बाबा साहब अम्बेडकर को एक केवल कार्यालय में जयंती मनाई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के पक्ष में क्या किया है, संविधान लिखा है। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के दबाव में ना आकर भारत का विभाजन स्वीकार नहीं किया। उनके बारे में देश नहीं जान पाया, इसलिए उनकी सामाजिक और राजनीतिक जो पहचान उसको समाप्त करो, ये षड्यंत्रों पर लगे रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे आए तो बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बना दिए। मऊ इंदौर में शिवराज सिंह चौहान तो समय बना, जबकि यहाँ 47 साल कांग्रेस सरकार रही, उनका राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय बना दिया, मैं उस समय मंत्री था। तथागत बुद्ध के नाम से सांची में यूनिवर्सिटी बना दी। नरेंद्र मोदी जी ने सारनाथ से लेकर और कुशीनगर तक तथागत बुद्ध के नाम पे सर्किट बना दिया, हवाई अड्डे का नाम रख दिया। जहां ज्यादा गरीबी है बिहार में, वहां दरभंगा में एक बेहतरीन एयरपोर्ट बना दिया, एम्स बना दिया। और इसी प्रकार से संत रविदास की जयंती है। संत रविदास कहते ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी कि ऐसी सरकार हो जिसमें कोई भूखा नहीं रहे। आज नरेंद्र मोदी उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। क्या पूरा कर रहे हैं? 82 करोड़ लोगों को उनके घर पर अनाज भेज रहे हैं ताकि उनका सशक्तिकरण हो। वो मजदूरी करके पेट नहीं पाले, पेट सरकार पालेगी। मजदूरी के पैसे से बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो आगे बढ़ सके। टंट्या मामा भील को कौन याद करता था? केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने टंट्या मामा भील के नाम पर भी बड़े आयोजन करने का काम किया है। और इस प्रकार से एक नहीं, कबीर महोत्सव है। इसी प्रकार से एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ उनका कल्याण और विकास। कहाँ एकलव्य विद्यालय होते थे? कहाँ जब मैं मिनिस्टर था उस समय पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति बहुत कम थी। यानी कि 1942 कांग्रेस की सरकार के समय से, वो अंग्रेजों की सरकार के समय से, और मोदी जी की अभी 5-7 साल पहले तक केवल 11,000 करोड़ केवल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती थी। उसके कारण 4.5 लाख SC ST के बच्चे वो ड्रॉप आउट हो जाते थे। हम लोगों ने मोदी से आग्रह किया तो मोदी जी ने उस राशि को बढ़ाकर 61,000 करोड़ कर दिया। यानी कि एक बड़ी राशि, जिसके कारण 4.5 लाख SC के बच्चों को लाभ मिला। विदेशों में जाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद पर बना दिया। जिस मकान में वो किराए पर रहते थे, 26 अलीपुर रोड जिंदल उद्योगपति का मकान था, उसको 100 करोड़ का राष्ट्रीय स्मारक बनाकर तैयार कर दिया। इसी मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का बड़तुमा सागर में संत रविदास का बड़ा मंदिर और अनुसंधान बन रहा है। यानी कि मोदी जी के नेतृत्व में, जो विवेकानंद ने कहा था नर सेवा नारायण सेवा, दर्द ही हमारा नारायण, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को बराबरी पे लाना। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अवसर की समानता। इन तीनों ही महापुरुषों और संघ के हमारे जो प्रथम सरसंघचालक थे वो कहते थे सामाजिक समरस समाज बनना चाहिए। ये चारों ही महापुरुषों के सपनों को कोई पूरा कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान का अनुसूचित जाति जनजाति ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सुरक्षित भी है, उनका उत्थान भी हो रहा है और सम्मान भी प्राप्त है। बिल्कुल। अनुसूचित जाति मोर्चा जो है, आप उसकी भूमिका को कितना देखते हैं? मतलब क्योंकि ये जो तमाम उपलब्धियां आपने बताई, सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन ये कभी कभी बीच में बात निकल कर आती है और विपक्ष खास तौर पर ये कहता है कि केवल चुनावी फायदा लिया जा रहा है, चुनावी उपयोग मोर्चा और इन तमाम बातों का किया जा रहा है। इससे कितना इत्तेफाक रखें? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मनगढ़ंत बातें गढ़ने में माहिर है, क्योंकि उसको लंबे समय सत्ता में हो गया है। झूठ बोलकर वोट कैसे कवाड़े जा सकते वो जानता ही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होने के बाद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश का दलित का मूड बदल चुका है, आदिवासी का मूड बदल चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता चला जा रहा है। इसका मेरे बयान से मत निकालिए, बल्कि ये देखिए कि 18 से 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां SC है, वहां ST है, वहां माइनॉरिटी भी है, वहां पिछड़ा भी सामान्य भी है। अगर ये वोट नहीं मिल रहा तो सरकारें कैसे बनती? जम्मू कश्मीर में हम 28 सीटें जीते हैं, 7 SC की सीटें जीते हैं। लोग कह रहे थे बीजेपी हरियाणा में गई, कांग्रेस आई,
लेकिन कांग्रेस गई और बीजेपी आई, दलित और आदिवासी समाज ने वोट दिया। इसी प्रकार से आप देख लीजिए दिल्ली, लोग कह रहे आप पार्टी फिर आई, भारतीय जनता पार्टी आई, आप गई, यानी कि झोंपड़ी और दलितों का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला। पश्चिम बंगाल में हम 3-4 सीटें थे, पिछले चुनाव में हम 77 सीटें हो गए, बड़ी संख्या में, मतलब 50% सीटें दलित वाली हम जीते, यानी कि बड़ी संख्या में दलित समाज ने वोट दिया। हम त्रिपुरा में देख लीजिए 17% ऐसी है, बीजेपी को वोट मिल रहा है बड़ी संख्या में। आसाम में हमारा 11% वोट है, उसमें एससी बड़ी संख्या में भाजपा को वोट मिल रहा है। और तो और मध्य प्रदेश देख लीजिए, हम लगातार 20 साल से सरकार में हैं, दलित समाज और आदिवासी समाजों की सीटें आप उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में वोट मिल रहा है। और महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, गुजरात का चुनाव देख लीजिए, कुल मिलाकर ये जो गरीब कल्याणकारी योजना है, जिसके कारण दलित समाज को, आदिवासी को लग रहा है कि यार सरकार ये भी होती है क्या, ये सरकार, कांग्रेस ने हमें इसका लाभ क्यों नहीं दिया। उसको समझ में आ गया कि कांग्रेस हमारे साथ छल कर दिया है, झूठ बोल दिया है, हमारे वोट भी ले दिया है और हमारे लिए उत्थान भी नहीं किया, हमारा वोट लेकर अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया है, लेकिन हमारे महापुरुषों का सम्मान भी नहीं किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 13 तारीख को पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सामाजिक सम्मान अभियान हम लोगों ने चलाया। और आप देख लीजिए कि पूरे देश में जितने भी अम्बेडकर जी के स्टेचू उद्यान थे, सब जगह स्वच्छता अभियान चला, शाम को दीपोत्सव हुए, 14 तारीख को उनकी श्रद्धांजलि हुई, गोष्ठियां हुई। कांग्रेस पार्टी ने कभी किया है? केवल नेहरू जी, केवल इंदिरा जी, केवल राजीव जी, क्या देश यही है क्या? इसका मतलब है जो अन्य हमारे महापुरुष हुए हैं, ये देश के लिए बलिदान हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा संविधान की हत्या कब कब कांग्रेस ने की है, बाबा साहब अम्बेडकर, रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि और हमारे अनुसूचित जाति के क्रांतिकारी जिनको कभी स्मरण नहीं किया है, उनकी सारी जानकारी लेकर और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर है, उसमें दलित समाज भी बड़ी संख्या में, आदिवासी भी आए हैं, ये सारी जानकारियां लेकर हम नीचे तक, और सरकार की योजना लेकर हम नीचे तक लोगों के पास जा रहे हैं। 1,32,000 एससी की बस्तियों में हमने संपर्क किया पूरे देश में, 9,500 से ज्यादा हमने चौपाल बैठकें की, जहां 50, 100, 200 लोगों के बीच में, जहां केंद्रीय मंत्री भी और सांसद भी हमारे बीच में रहे, एक जगह हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, तो उनके बीच में सारी हम जब जानकारियां दे रहे हैं तो उनको लगने लगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से और एससी एसटी का, यानी कि सामान्य वर्ग का भी 10% आरक्षण देके, पिछड़ों को भी सम्मान और बराबरी पर हक देके, दलित और आदिवासी को भी ईमानदारी से सम्मान और उत्थान करने का काम। बिल्कुल, आप उपलब्धियां, कार्य, ये तमाम चीजों का उल्लेख आप कर रहे हैं। दिल जीतने में अब तक कामयाब रहे या अभी काम बाकी है? मुझे लगता है राजनीति हो, समाज क्षेत्र हो या अध्ययन का क्षेत्र हो, कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाए, जब तक भारत विकसित भारत नहीं बन जाए, तब तक हमको चैन से बैठने की जरूरत नहीं है। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को जिम्मेदार राजनीतिक दल मानती है, और हम सब लोगों को अभी भी जैसे जातियों में जो लड़ाने के काम करते हैं, विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं, जो धर्मों के साथ लड़ाने का काम करते हैं, और जो लोगों को वर्गलाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे जीतने के लिए हमें अभी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग जो देश को कमजोर करने के लिए लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी भाइयों के बीच में हमें अभी और ज्यादा ताकत से काम करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ एक पद्धति है, वो कहा जाता है व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज होता है, और समाज से बड़ा देश होता है। यानी कि बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, देश है तो सब लोग हैं, और इसलिए अभी बहुत कुछ और भी काम करने की जरूरत है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता एक केंद्र में रहे, राज्यों में रहे, ताकि 25 करोड़ नहीं, हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। ये बड़ा लक्ष्य
हम सब लोगों के सामने, जिसको प्राप्त किया जाना अभी और बाकी। बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि विपक्ष पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आप इस साक्षात्कार को उस मोड़ पे ले आए हैं, आप पाकिस्तान की भाषा की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हैं कि मुझे गर्व है, मैं आदिवासी हूँ, हिंदू नहीं हूँ। बातें तो ऐसी भी आती हैं। मुझे लगता है यही कांग्रेस की जो संस्कृति संस्कार है। वो ये भी कह सकते थे कि हम भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय नहीं कहा। इसका मतलब है कि उमंग सिंघार जैसे कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं, कभी राम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, कभी अपने आप को सनातनी नहीं मानते, कभी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, लेकिन नाम क्या रखेंगे? श्रृंगार। श्रृंगार कहां से आया है? यहीं से आया है, शब्दों से। नाम वो रखेंगे लेकिन गाली भी उन्हीं को देंगे। इसका मतलब है कि जो देश को कमजोर करने वाले जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनमें एक उमंग सिंघार भी है, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ। और इसलिए जब देश के आदिवासी समाज ने भारत को धर्म और जाति की दिशा से नहीं देखा, उन्होंने भारत को आंदोलन में कूद के अपने आप को गंवाया, केवल भारत माना। दलित समाज के बिजली पासी हो, चाहे वो उदयिया जाटव हो, चाहे महावीरा वाल्मीकि हो, चाहे ऊधम सिंह हो, चाहे झलकारी बाई हो, इन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया वो जाति के लिए नहीं, धर्मों के लिए नहीं दिया, देश के लिए दिया। चाहे हमारे रामप्रसाद बिस्मिल हो, चाहे आजाद हो, राजगुरु हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां, इन्होंने जो बलिदान दिया है, हमीद हो, इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का नहीं, इस जाति का नहीं। इसका मतलब है कांग्रेस की मानसिकता वो संकुचित है, और लोगों को जाति में लड़ाना और लोगों में षड्यंत्र करके इस प्रकार की भावना पैदा करना, ये कांग्रेस का षड्यंत्र सदैव रहा है। उसी का एक चेहरा उमंग सिंघार है। जब जाति की बात आती है तो आरक्षण का भी प्रश्न उठता है। आरक्षण को लेकर जो वर्तमान व्यवस्था है, क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था है वो ठीक है या उसमें किसी बदलाव की गुंजाइश है? मुझे लगता है 1100 वर्ष लगातार अनटचेबिलिटी के दौर से अनुसूचित जाति जनजाति गुजरा है। हमारे सरसंघ चालक जी ने भी इस बात को अभी दिल्ली का उल्लेख किया है कि जब तक उनका पूर्ण उत्थान नहीं हो जाए तब तक ये व्यवस्था रहनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, और मैं भी कहना चाहता हूं कि जब तक अनुसूचित जाति जनजाति केवल बाजार में बने हुए मकानों को मत देखिए, गांव में झोंपड़ी में जाकर देखिए। अभी भी वहां शिक्षा, पेट पालने के लिए शिक्षा को छोड़ देते हैं, लेकिन मजदूरी करते हैं। आज भी मनरेगा की कहीं ना कहीं जरूरत है गड्ढा खोदने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अभी भी गरीबी है, अभी भी शिक्षा की वहां जरूरत है, अभी भी उनके उत्थान की जरूरत है। तो ये जो शासकीय एक प्रावधान है, ये उनको मदद करता है हर चीज में, उनके उत्थान में, उनके विकास में। तो मुझे लगता है कि, और उन्हें एक मैं बात और कहना चाहता हूं, ये बार बार विषय आता है, जब तक वहां से आवाज कोई नहीं उठे तब तक मुझे लगता है किसी प्रकार से इस विषय पर विचार नहीं होना चाहिए, और जो व्यवस्था लगातार चल रही है उस व्यवस्था को कंटिन्यू रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने और 2 कदम आगे सोचा है कि केवल दलित आदिवासी नहीं, अगर सामान्य वर्ग में भी हमारे कुछ गरीब हैं तो उनको भी आरक्षण के दायरे में लाकर उनका उत्थान भी करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से पैर के नीचे की अंगुली से लेकर और चोटी तक शरीर का हर अंग स्वस्थ रहना चाहिए, उसी प्रकार से समाज में रहने वाला हर व्यक्ति भी जो गरीब है, अशिक्षित है, उसको भी उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो उनको भी सरकार ने 10% आरक्षण देकर उनको भी उत्थान का रास्ता खोला है। ये कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। उनको डर लगता था कि SC/ST वोट नहीं कट जाए। मुझे लगता है अच्छा किसी के लिए कर तो कोई नाराज नहीं होता है। ये सही बात है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम जो प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं। समरसता के प्रयास भी, आप खुद तमाम यात्राएं आपने निकाली, तमाम जो गतिविधियां हैं उनकी हिस्सेदारी आपने की है। क्या आपको लगता है समाज की सोच अब बदल चुकी है? वो जो ऑफ कैमरा हम अभी कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे, एक हालात थे देश के, उन हालातों से अब हम बाहर आ चुके हैं, अब समरसता है? स्वाभाविक है, एक बड़ी संख्या में जो अनटचेबिलिटी होती थी वो आज नहीं है। इसको सबको स्वीकार करेंगे। नई जनरेशन आ रही है, वो इस पर विश्वास नहीं कर रही है। वो दोस्ती पर विश्वास करती है, वो काम पर विश्वास करती है। और आप देख लीजिए, ये परंपरा कोई आज की नहीं है, ये परंपरा हमारी सनातन परंपरा है।
प्रभु राम ने निषाद राज को गले लगाया, एक संदेश दिया, केवट को गले लगाया, एक संदेश दिया। जटायु राज को सीता जी के हरण के बाद जब उन्होंने युद्ध लड़ा और वो जमीन पर धराशायी हो गए, उनको गोद में लेकर उन पे हाथ घुमाते हुए पिता तुल्य मानते हुए उनकी अंत्येष्टि करना, ये सामाजिक समरसता का संदेश प्रभु राम ने दिया था। और इसी प्रकार से आप देख लीजिए रामानुजाचार्य हैं, जो हमारे बहुत बड़े पूज्य संत हुए हैं, उनके शिष्य कौन थे? कबीरदास जी जुलाहा, रविदास जी यानी कि जूता बनाने वाले, एक श्रीवास थे, नाई थे, जाट थे, ब्राह्मण थे, यानी कुल मिलाकर सभी समाजों के संत उन्होंने अपने शिष्य बनाए। मीराबाई छत्राणी थी, लेकिन वो कबीरदास जी को गुरु बनाने गई। कबीरदास जी ने कहा संतों में श्रेष्ठ संत रविदास, मैं नहीं, रविदास को संत बनाओ। मीराबाई जी रविदास को संत बनाना, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। और आज किसी भी शादी में आप जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं कोई मना नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे में बफर सिस्टम में खा रहे हैं, बैठे साथ में, स्कूलों में हम लोग साथ पढ़ रहे हैं। अरे हमारी सनातन परंपरा तो ये है कि 4 मठ हैं, 4 हमारे पीठ हैं, उनमें कौन दर्शन करने जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुंभ जब लगता है तो कुंभ की गंगा जी में स्नान कौन कर रहा है, इसे कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो प्राचीन परंपरा है, वो परंपरा सामाजिक समानता और समरसता पर ही आधारित है। बीच के कालखंड में जब मुगल आए, उन मुगलों ने काम के आधार पर जातियां बनाना प्रारंभ की और वहां से ये स्टार्टिंग जो हुआ है, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में जो 100% जन्मूल से कहीं ना कहीं नष्ट होगा। बिल्कुल, चूंकि ये समरसता और तमाम विषय इतने लंबे हैं कि हम इन पर बात करते रहें तो बहुत अधिक समय की आवश्यकता है। मैं आपको चंबल क्षेत्र और गौहद वापस लाना चाहूंगा, जो पृष्ठभूमि जहां से आपकी राजनीति की है। चंबल के प्रति क्या देश का नजरिया बदल चुका है? स्वाभाविक एक समय ऐसा था जब फिल्मों के माध्यम से चंबल को बदनाम करने का काम किया, और फिल्में किसी न किसी कहानी के आधार पर बनती हैं, उनका अपना एक सोच था। लेकिन मैं कह सकता हूं, हमारा जो चंबल है वो हमारा स्वाभिमान है। हमारा जो चंबल की माटी है, उसके औसत 5 परिवार के बीच में एक लड़का फौज की सीमाओं पर रक्षा कर रहा है, अपना बलिदान देने से नहीं चूकता, लेकिन भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। हमारे चंबल की भूमि से आईएएस निकल रहे हैं, आईपीएस निकल रहे हैं, कवि निकल रहे हैं, शायर निकल रहे हैं, बड़े बड़े लेखक निकल रहे हैं, बड़े बड़े माणिकचंद वाजपेयी जैसे, राममोहन सिंह जैसे बड़े बड़े पत्रकार, राकेश पाठक ऐसे हमारे बड़े बड़े पत्रकार निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चंबल की भूमि मरुस्थल भूमि है। संघ के क्षेत्र में सैकड़ों प्रचारक हमारे जो अखिल भारतीय तक पहुंचे हैं वो वहां हैं। और राजनीति में भी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो हमारे चंबल में एक नहीं, इस प्रकार के कई नेता जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने कर्म से, अपने परिश्रम से एक पहचान बनाई है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हमारे संतों को देख लो, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं चंबल की भूमि पर। और इसलिए हम कह सकते हैं कि चंबल की भूमि डकैत नहीं, चंबल की भूमि विद्वान पैदा करती है और बलिदानी पैदा करती है, सैनिक पैदा करती है, शायर और कवि पैदा करती है, आईएएस और आईपीएस पैदा करती है। कुछ घटनाएं उस समय बागी के रूप में रही है, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में, मोहन जी के नेतृत्व में, उमा जी के, वो बाबूलाल गौर जी के नेतृत्व में, जो कांग्रेस के समय में भी डकैतों की एक बड़ी श्रृंखला होती थी, वो पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब चंबल शांति का ठिकाना। लंबे समय नेतृत्व आपने गौहद का किया। गौहद चूंकि आपकी कर्म भूमि है, क्या उपलब्धियां उस समय की आपको लगता है कि ये जो काम है ये मैंने कर दिए हैं, ये बाकी हैं? चूंकि गौहद हमेशा आपके जहन में रहता होगा, भले राजनीति में अभी भूमिका राष्ट्रीय स्तर की है। गौहद का नाम गौहद है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराने आते थे, वो हद थी। सौभाग्य से मुझे 3 बार विधायक बनने का मौका वहां की जनता ने दिया है। मैं उसके लिए एहसानमंद हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जब मैं पहली बार एमएलए बना था तो केवल 3-4 डंबर की रोडें ही होती थी पूरी विधानसभा में, लेकिन आज एक भी पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं है जिसको डामर की रोड से हमने नहीं जोड़ दिया हो, बल्कि छोटे गांव भी जोड़ दिए।
स्टेशन से लेकर और गोहद तक कभी 4 लेन के सपने ब्लॉक स्तर पर 4 लेन बनी हुई है जिस पर लोग दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे विधानसभा में 2 इंटर स्कूल होते थे, आज 1 दर्जन के लगभग। 3-4 हाई स्कूल होते थे, आज लगभग 1.5 दर्जन से हाई स्कूल ज्यादा है। और इसके अलावा विद्युत फीडर, हमको लाइट कहां से मिलती थी? मेहगांव से। हमने एक बड़ा पावर सेंटर जेल रोड पर लगा दिया। अब बिजली की सप्लाई मेहगांव से नहीं होती, गोद से होती है। नहरों की जो क्षमता थी वो कमजोर थी, हम कभी भी शीतला माता से आगे नहर नहीं ले जा पाते थे। आज हम मेहगांव क्षेत्र के कनाथर तक उस नहरों से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2400 करोड़ की योजना हम मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना मंजूर करा के ले गए। दुर्भाग्य से मैं चुनाव हारा और तब से किसी कांग्रेस के विधायक ने, चाहे अभी का विधायक हो चाहे पहले का, उसने संघर्ष नहीं किया। मुझे लगता है विधानसभा में अपनी बात करते तो कुछ ना कुछ मिलता। हमने फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी आए अभी दंदरुआ में, उनसे आग्रह किया। उन्होंने फिर से कहा है कि अब पैसा हम देंगे। गोहद से लेकर मऊ तक 32 किलोमीटर की रोड है, जो पहले बहुत छोटी होती थी उसको हमने डबल कराया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ट्रैफिक बढ़ा है, गाड़ियां भी बढ़ी, जनसंख्या भी बढ़ी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि अभी जो रोड है उससे दुगनी बड़ी रोड हम उसको बनाने का काम करेंगे। मऊ हमारा एक तहसील है जो पहले हमारी विधानसभा में नहीं होता था, जुड़ा है। तहसील मुख्यालय था, तहसील ही नहीं थी। वहां के लोग मेहगांव जाते थे या गोहद आते थे। हमने अपने शासनकाल में मंत्री रहते वहां तहसील बना दी, बिल्डिंग बना दी। वहां कॉलेज नहीं था, वहां के लड़के भिंड पढ़ने जाते थे, ग्वाले पढ़ने जाते थे, हमने कॉलेज बना दिए, यानी कि बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। मालापुर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, नगर पंचायत ही नहीं थी, नगर पंचायत बना दी, आज नगर पंचायत काम कर रही है। गोहद नगर में पेयजल योजना, पानी नहीं था, खारा पानी या पानी था ही नहीं। हमने 132 करोड़ की योजना मंजूर करा ली। आज गोहद में लगभग 90% काम पूरा उसका हो गया है। आने वाले 2-3 महीने में तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाने का हमारा सपना वो भी पूरा कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर गोहद को सभी विधानसभाओं की जो भी रोडें हैं उनसे कनेक्टिविटी से जोड़ देना, ताकि 20 और 40 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़े। और मुझे गौरव के साथ कहता हूं, भिंड की 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आम आदमी एक ग्रुप जा सकता है। गोहद सबसे विकसित तहसीलों में है। हमारा सपना और था, मैंने तो मरकट ही नहीं था, एक टीन सेट थी। आज देखिए वहां का मरकट कितना बढ़िया है। वो बंदे के पास कोई सौंदर्यीकरण नहीं था, देखिए आज हमने बनाकर वहां दिया है, बढ़िया सौंदर्यीकरण। इच्छा थी कि गोहद को और सुंदर बनाना है। इस श्रेणी के नगर में तो नहीं, लेकिन विकास के रूप में उसकी भी गिनती एक अच्छे शहरों में हो, ये मेरी कल्पना थी। लेकिन वक्त मिलेगा तो गोहद की सेवा करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं चुनाव हारूं चाहे जीतूं, गोहद की जनता का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। हमारे वोट कभी घटे नहीं है, वोट बढ़ते गए। 70,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मिले। तो हम पहला चुनाव 19,000 में जीत गए थे। तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, उसको ये विश्वास है कि हमारा लाल सिंह है जो कुछ कर सकता है। ये हमारी एक बड़ी पूंजी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह आर्य जी समय देने के लिए। तो लाल सिंह आर्य गोहद की बेहद चिंता अभी भी कर रहे हैं और लगातार करते आए हैं। लेकिन अभी जो भूमिका है वो राष्ट्रीय स्तर की है और एससी मोर्चा लगातार समरसता से लेकर समाजों को जोड़ने का काम हो या फिर पार्टी जो जिम्मेदारी तय करती जा रही है उस जिम्मेदारी को वो निभाते जा रहे हैं। द हिट शो में इतना है।